बीजेपी के कद्दावर नेता 10 साल से उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज हमारे साथ न्यूज 18 पे जुड़े हुए हैं। कैंपेनिंग इनकी अपनी खत्म हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, थोड़ा सा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग हो चुकी है सर। सबसे पहले धन्यवाद तेजिंद्र जी इस साक्षात्कार के लिए। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक 24/7 पार्टी है, तो जब अपने क्षेत्र की पोलिंग समाप्त हो जाती है दूसरे क्षेत्र में व्यक्ति से, कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वहाँ जा कर के वो काम करेंगे, तो उसी तरह से हम कहीं और लग गए हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है जो व्यक्तिगत स्तर पर जो थोड़ा सा तनाव अलग किस्म का रहता है उससे शायद कहीं ना कहीं रिलीफ मिला हो। सर, आपकी कैंपेनिंग हमने ट्रैक की डे 1 से, जब से आपकी नॉमिनेशन, जब से आपको मैंडेट मिला और उसके बाद तो हमने एक चीज देखी कि आपने डेवलपमेंट को फोकस रखा। आपके हर इशू जो डेवलपमेंट इस एरिया में हुई है उसको लेकर का, तो क्या आप उस मैसेज को अपने वोटर्स तक कन्वे करने में कामयाब रहे सर? निश्चय ही। दो चीजें की, एक तो हमने सदा आरंभ से ही कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की, ना ही मैं करता हूँ, क्योंकि हमें सिखाया गया था संगठन में शुरुआती दौर में जब शिक्षण प्रशिक्षण हुआ करता था कि विषय पर बात करो, व्यक्ति पर बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर विषय हमने विकास और डेवलपमेंट का ही लेना है तो इतना कुछ बात करने को था कि कुछ और बात छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि देश भर में उधमपुर, कठुआ, डोडा सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहा, और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त था। पहले इस क्षेत्र के साथ बहुत अधिक भेदभाव होता रहा, क्षेत्रीय भेदभाव, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल चाहते ही नहीं थे कि इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो, क्योंकि उनकी वोट की राजनीति को के अनुकूल नहीं था। उनको लगता था कि जिन लोगों को रिझाना चाहते हैं शायद वो इस बात से नाखुश हो जाए कि इस क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हो रहा है। उस चीज़ की भरपाई करने मिला मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने ये स्वयं कह के रखा था कि जो क्षेत्र उस तरह के विकसित नहीं हो सके उनको विकसित करके उस स्तर पर ला रहा है। नतीजा ये कि ये क्षेत्र पहाड़ी भी है, बहुमुखी क्षेत्र है। आपने तो देखा है कहीं पर टफ टेरेन भी रही है सर। आपकी कैंपेनिंग में हमने देखा पहाड़ी इलाके भी हैं, जंगलों से होके जाना पड़ा। तो सर इसमें पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, नाले भी हैं, पगडंडियाँ भी हैं, झरने भी हैं। तो इसमें यातायात की दिक्कतें थी। मोदी जी के आने का पिछले 10 वर्षों में उधमपुर का ज़िला पिछले 3 वर्षों में हिंदुस्तान के पहले 3 ज़िलों में शुमार किया जाता है देहाती सड़कों के निर्माण की दृष्टि से, जो PMGSY की स्कीम हो, इसलिए कि दूर दराज के क्षेत्रों को कनेक्ट करने का काम शुरू हुआ। रेल की लाइन यहाँ बिछाई गई, संगलदान तक रेल पहुँच गई है बहुत जल्दी। ये कश्मीर घाटी के साथ जब जुड़ गया जाएगा तो उधमपुर का स्टेशन एक बहुत बड़ा जंक्शन बन करके उभरेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी अभी निर्माणित हुआ, जो अब डिलिमिटेशन के बाद दूसरी तरफ चला गया। और आपको याद होगा कि रेल का काम रुक गया था 2014 से पहले। ये सरकार आने के बाद इसे पुनः आरंभ किया गया, और मुझे लगता है कभी ये भी इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि जम्मू में रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी, लेकिन 50 साल लग गए कि मोदी जी के आने के बाद इसको कश्मीर घाटी तक पहुँचाने का काम हुआ, और इसी क्षेत्र से होते हुए हुआ। इसी प्रकार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देवी का प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, एशिया का सबसे लंबा रोड टनल जननी नाशरी से, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। उधमपुर में रेडियो स्टेशन, 2 पासपोर्ट के दफ्तर, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट भद्रवा में डेवलप हुआ, और भद्रवा से ही बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन, अरोमा मिशन, लेवेंडर कल्टीवेशन के जरिए जो स्टार्टअप्स का नया आयाम देश भर को दिया, वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिया। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ में उस परेड में उसकी झांकी भी रही। तो कहने का तात्पर्य कि इतना कुछ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट को लेकर के कहने को था कि कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा दिन लग जाता है। तो अगर कुल मिला के मुझे लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर को रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यकीनन लोगों की इच्छा है तो जरूर करेंगे। तो सर 2 सीटों पे बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रही है अभी जम्मू कश्मीर में, तो कितनी सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं, अभी तक तो चूंकि 2 सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतरे हैं, तो इन दोनों पे, और जहां जहां भी हम उतरेंगे हम आएंगे। तो सर कश्मीर में जो आपकी
बीजेपी का हमने देखा पिछले कई सालों में काफी इनरोड्स बनाए हैं बीजेपी ने। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी इसी घर पे, तो आपने कहा था कि 5 लाख से ऊपर अब हमारे मेंबर्स हैं कश्मीर में, जब एक टाइम पे लोग वहां पर बीजेपी से दूर भाग रहे थे। तो लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि तीनों सीटें बीजेपी ने छोड़ दी कश्मीर की? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो खैर 2 सीटों पे फैसला होना बाकी है। जो इनरोड्स बनी है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मोदी जी के नेतृत्व एक बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे कश्मीर घाटी में भी और इस तरह के दूसरे माइनॉरिटी एरियाज़ में भी। अब मैं पूर्व उत्तर में रहा तो वहाँ पर भी ये कहा जाता था, जब मैं पहली बार गया 2014 में, तो कहा जाता था ये आपका खान पान बंद कर देंगे, आपका मेन्यू बदले, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि कांग्रेस उनको मजहब के नाम पर ठगती थी, वोट बैंक बनाती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक समान सबके साथ न्यायपूर्वक एक न्याय पसंद निज़ाम दिया है। अगर पक्के मकान बनाने से ये नहीं पूछा कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, ये नहीं पूछा कि किस पार्टी को वोट देते हो। अगर बहनों को टॉयलेट्स देने थे, सिलेंडर देने थे, तो ये भी नहीं पूछा कि किस पार्टी को आप वोट देते। तो इसने लोगों की रूह को छुआ है, उनके दिल को छुआ है, और कश्मीर के लोगों को भी अभी धीरे धीरे समझ आने लगा। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो दहशत और आतंक को नियंत्रित किया गया, हुआ क्या था कि कश्मीर घाटी में निरंतर 30 वर्षों से आतंक का माहौल था, और वहाँ के राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप कर गए थे कि 10% वोटिंग होती थी, और वोटर टर्नआउट से वो एमपी भी बन जाते, एमएलए बन जाते, मंत्री बन जाते, सरकार भी बन जाते। बल्कि मैंने एक बार संसद में ये कहा था कि न्यूनतम दर रखी जाए, थ्रेशोल्ड, कि अगर 10% हो या कितने हो तो उसमें सांसद को सांसद की मान्यता नहीं देनी, एमपी वैसे नहीं बन सकता। बहरहाल लेकिन उनको वो सूट करता था, और पुष्ट दर पुष्ट उनका वंशवाद भी चलता था। तो हालांकि अंदर से लोग चाहते थे, लेकिन एक खौफ का पर्दा उन्हें रोके हुए था। जब उस आतंक पर अंकुश लगा तो लोग बाहर आए हैं, और सही माने में उनको एस्पिरेशनल एहसास भी हुआ, और लोकतंत्र आकांक्षाओं का भी इजहार करने का उनमें एक साहस भी आया है, और उनमें एक इच्छा भी जागी है। सर, पॉलिटिकल सर्कल्स में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जायंट स्लेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने अपनी पहली ही जो आपकी इलेक्शन हुई थी 2014 में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और काफी कद्दावर नेता थे, उनको एक बड़े मार्जिन से आपने हराया था। उसके बाद जो 2019 में आपने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को भी एक बड़े मार्जिन से हराया। तो आज जो आपके अगेंस्ट कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े किए गए थे, चौधरी लाल सिंह, उन्हें कहां देखते हैं सर आप? नहीं, मैं नहीं समझता। हुआ यूँ था कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं थे, तो बहुत देर तक वो तलाश में रहे कि कहाँ से आए कैंडिडेट। तो फिर एक ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्हें पार्टी की तलाश थी और पार्टी को कैंडिडेट की तलाश थी, तो इस तरह से वो समीकरण मिला। हमारा मुकाबला हमारे अपने साथ ही रहेगा। हमें अपनी परफॉर्मेंस किस हद तक हम कर पाते हैं पहले की तुलना में, हमारा तो वही। इस बार पिछली बार से मार्जिन ज्यादा होगा सर? निश्चय ही, उम्मीद तो यही है। अच्छा सर, एक सवाल पूछता हूँ 370 पे। देखिए 370 हमेशा से जनसंघ के टाइम से बीजेपी का एक, जनसंघ और फिर बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। 370 सर 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है अभी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि कश्मीर को 2019 के बाद एक ओपन जेल बना दिया है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सर उसे कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि अब चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, तो ये नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने का काम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने उस दिन कहा था अंग्रेजी में कि सम ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग दी ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट द वोटर हैज़ मूव्ड ऑन। इनकी चतुराइयाँ चलाकियाँ पिछली चुनाव वाली हैं, अब वो नहीं निभने वाली, क्योंकि अब 70% से अधिक हमारा वोटर 40 बरस से कम है। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इससे पे, जैसे मैंने कहा कि एशिया का सबसे लंबा पुल टनल, या दुनिया का सबसे लंबा पुल टनल, या दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य समाप्त करूं, एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल निकालेगा, गूगल से चेक कर लेगा, सच बोलता है झूठ बोलता है। तो इसलिए अब ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होती। अब देखिए हास्यमय बात क्या है, ये कहते हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जम्मू के ही शहर में देख लीजिए, IIM है, IIT है, एम्स है, इस पूरे क्षेत्र में आधी दर्जन मेडिकल कॉलेज बन गए, घाटी में भी फ्लाईओवर्स बने हैं। अब उन सुविधाओं का इस्तेमाल भी ये लोग कर रहे हैं। या तो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने नहीं भेजें, इनके बच्चे, यही लोग जो कह रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, ये अपने बच्चों को उन शिक्षा संस्थानों में दाखिला करवा रहे हैं जो 2014 के बाद बने हैं। तो या तो वहाँ से विड्रॉ कर लें इफ़ दे हैव टू प्रूव देयर पॉइंट। तो ऐसा भी नहीं है।
जैसे मैंने कहा वो एशिया का टनल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके ज़रिए अगर आप श्रीनगर की तरफ सफ़र करें तो 1.5 घंटा आपका रास्ता बच जाता है। अब ये श्रीनगर जाते हैं तो इनवेरिएबली उसी रास्ते से होके जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमें दिखा नहीं। अब इन बातों का आज के युग में कोई आधार नहीं रहता, ये तर्क, तथ्य और तुलना, तो आम लोग भी इस बात को पहचानते हैं। सर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोदी ग्राउंड में आए थे आप ही के लिए कैंपेनिंग के लिए, तो उन्होंने एक वादा किया यहाँ पर लोगों के साथ कि स्टेटहुड भी मिलेगा, असेंबली इलेक्शंस भी होंगी। तो सर ये कब तक होते हुए नजर आ रहा है? सर नहीं, मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा उधमपुर की जनसभा में, उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ कहने का औचित्य नहीं उसमें जोड़ने का। दिस शुड बी टेकन एज द फाइनल द लास्ट वर्ड। निश्चय ही विधानसभा के चुनाव जल्द होंगे और जैसे कि कहा गया है कि स्टेटहुड भी बहाल होगा। और वास्तव में ये बात सदन में भी रखी गई थी गृह मंत्री के द्वारा, लेकिन चूंकि चुनाव का समय था तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के उस दिन के वक्तव्य के बाद ये विषय भी समाप्त हो गया है। सर, होम मिनिस्टर की बात की आपने। अमित शाह जी जब जम्मू में आए थे तो उन्होंने भी कहा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उसे भी हटाया जाएगा। काफी कंटीशियस इशू है यहाँ पर, अपोजिशन पार्टीज काफी देर से डिमांड कर रही हैं कि हटाया जाए। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि होम मिनिस्ट्री के पास अपनी इनपुट्स की व्यवस्था रहती है जो शायद हमारी आपकी जानकारी में ना रहे, और इसलिए उपयुक्त समय में ही इस प्रकार के संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं। और यकीनन ये एक ऐसी सरकार है जो जनता की संवेदनाओं को जनता करती है और उसको ऑनर भी करती है। और निश्चय ही जैसे जैसे उस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, जहां जहां जिस कानून की आवश्यकता नहीं होगी उसको हटाया भी जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलीज में ये कहा कि जो पिछले 10 साल थे ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो अगले 5 साल में सर ऐसा क्या टारगेट सेट किया है जिसे प्रधानमंत्री पूरी पिक्चर कह रहे हैं? सर नहीं, सबसे पहले अगर व्यापक तौर पर देखें ब्रॉडली, जैसे हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा गया, पिछले 10 वर्ष की जो लेगेसी है ये बुनियाद होगी अगले 25 वर्ष की। सो द लेगेसी ऑफ लास्ट 10 years विल बी द फाउंडेशन ऑफ द विजन ऑफ नेक्स्ट 25 years। और पहले 10 साल में हमें एक ठोस नेतृत्व मिला मोदी जी का, एक ठोस इच्छा शक्ति मिली, संकल्प से सिद्धि, जो कहा वो किया गया, वो सारे टारगेट्स पूरे हुए। ऐसा नहीं है कि जैसे कांग्रेस वाला, एक ठोस संगठनात्मक ढांचा हमें मिला जिसमें पार्टी, संगठन और सरकार ने बड़ा मिलजुल करके समन्वय के साथ काम किया। और यही नींव होगी अगले 25 साल की। अब उस 25 वर्ष में जैसे हम 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और इंग्लिस्तान से आगे बढ़ गए, बहुत जल्दी हम 4थी पर पहुंचने वाले हैं और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे दर्जे पर पहुंचेंगे। और इसी तरह प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक क्षेत्र का भी विकास होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मैं इसको अपने ढंग से ये कहूँगा कि पहले 5 वर्ष हमारे गुजर गए पिछली कुताहियों को पूरा करने में। उदाहरण के तौर पर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस सरकारों ने रोक के रखे थे क्योंकि इस क्षेत्र का भला नहीं चाहते। उदाहरण के पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसका जिक्र मोदी जी ने उधमपुर की जनसभा में किया, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, क्योंकि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई उसमें सबसे बड़ा दरिया हमारे हिस्से में आया रावी का। उस प्रोजेक्ट के ना बनने से रावी दरिया का सारा हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर था कि वहाँ जाए, लेकिन यहाँ पर कठुआ सांबा जिलों का भला ना हो। तो हमने उसको पुनः प्रारंभ किया, मोदी जी के सामने जब विषय लाया। इसी प्रकार किश्तवाड़ में हमारा रेटले प्रोजेक्ट था 850 मेगावाट का, पिछली सरकार ने रोक कर रखा था। अनेकों ऐसी बातें थी। दूसरे 5 साल में यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस थे, चाहे वो एम्स थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क था, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। अगले 5 वर्ष में इनको कंसोलिडेट करके हम इस क्षेत्र को भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उसका एक प्रमुख अंग बनाने में सफल होंगे, क्योंकि इसके जो सरमाए हैं, सोर्सेज हैं, वो ना तलाशे गए पूरी तरह से, ना तराशे गए। ये अरोमा का मिशन भी तभी प्रारंभ हुआ क्योंकि इस तरफ किसी ने देखा नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। तो इस प्रकार से, और हमारे मैनिफेस्टो में आपने देखा कोस्टल एरिया का जिक्र है। सो वी हैव अ कोस्टल एरिया जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्री तट है। 12 हमारे लगभग राज्य हैं, उसके अंदर इतना समुद्र के अंदर सरमाया है हमारा मिनरल्स, मेटल्स। और हमारा ही देश है जिसका नाम हिंद महासागर, हमारे देश में देश के नाम पर सागर का नाम है। उस तरफ भी डीप सी मिशन शुरू किया गया। तो ये सारे सरमाए जो पहले एक्सप्लोर नहीं किए, मोदी जी ने इस तरफ
रुझान किया और ये इतना अधिक वैल्यू एडिशन करेंगे और थोड़े समय, मुझे लगता है कि 2047 से पहले ही हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। सर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब आम चर्चा होती है तो ये बात की जाती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के, अगर बीजेपी इस सिचुएशन में आती है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना ले। तो सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय एक्चुअली ये जो कि हमारी मानसिकता बन गई उन पार्टियों के कामकाज को देख करके जो वंशवाद से चलती थी, चाहे कांग्रेस थी नशे, तो एक एंटाइटलमेंट रहता है। भारतीय जनता पार्टी और जो मूल कार्यकर्ता है, जो शुरू से इसमें ही सांचे में ढला है, उसको सबसे पहली बात ये समझ में आ जाती है कि यहाँ जिम्मेवारी बदलती है, यहाँ पद का कोई माने नहीं है। ये नहीं है कि आज इस पद पे तो कल उससे बड़े पद पे जाना है। अगर पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि साहब ये कार्यकर्ता वहाँ अनुकूल है तो वहाँ जाएगा, चाहे वहाँ घोड़ा गाड़ी ना हो। तो इसलिए यहाँ पर उस तरह की बात नहीं होती। यहाँ पर जिम्मेवारी निभाने की बात है। समय और परिस्थिति के अनुसार जिस कार्यकर्ता को जिस काम के लिए सक्षम माना जाता है वहाँ उसको लगाया जाता है। सर, अपोजिशन का आरोप है, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक भाषण दिया था जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ कहा। अपोजिशन अब ये कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट है, स्पेशली प्रधानमंत्री का नाम लेकर, कि वो एंटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसे कैसे देखेंगे सर आप? मुझे लगता है कि ये जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स या कॉम्युनल अप्रोच की जो धारणा थी, ये समाप्त हुई मोदी जी के कार्यकाल में हुई। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नीड बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स लाई गई। अगर पक्का मकान बनाना है तो कलेक्टर की जिम्मेवारी लगी, डीसी की, आप सूचियां बनाइए किस किस को आवश्यकता बनाना है। हमने देखा नहीं आंख बंद करके कि भाई हिंदू है कि मुसलमान है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, ये भी नहीं कि किस पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है। विश्वकर्मा स्कीम में तो हर वो तबका आता है और वो भी कम्युनिटीज आती हैं जिनकी ओर ये इशारा कर रहे हैं हमारे अपोजिशन वाले। पुश्त दर पुश्त जो अपनी रिवायती, अपनी ख़ानदानी हस्तकला के ज़ोर पर अपनी जीविका भी कमाते थे, इस मुल्क की तहजीब को भी ज़िंदा रखते थे, वो कहीं कहीं लुप्त होने वाले थे। मैं पार्टी के काम से यूपी में रहता हूँ तो बहुत बुजुर्गवार हमें कहा करते थे कि साहब हम ये जो कला है ये हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगी, चाहे चित्रकारी है, ये जिस तरह की भी है, क्योंकि बच्चों में इसमें रोज़गार नहीं। मोदी जी ने कितनी अद्भुत स्कीम लाई। कहने का तात्पर्य कि पहली बार धर्म मजहब से ऊपर उठ करके, और जैसे मोदी जी ने कहा मैं सिर्फ 4 जातियों को जानता हूँ, किसान, युवा, महिला और गरीब। और अब हमारे मैनिफेस्टो में आया कि 10 वर्ग, उसमें एल्डर सिटीजन्स भी आए, उसमें न्यू मिडिल क्लास वो, क्योंकि 25 करोड़ गरीब जब गरीबी रेखा से निकल आए हैं तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। लेकिन उन 25 को भी अब छोड़ दिया जाएगा, नॉट टू बी लेफ्ट टू फेंड टू देम से। अब उनका भी ध्यान करना जब तक वो सेटल ना हो जाए, इसलिए उनके लिए न्यू मिडिल क्लास, इसलिए मछुआरों के लिए अलग, वंचित सेक्शंस के लिए अलग। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपके सोशो इकोनॉमिक और आपकी अन्य मापदंड के आधार पर आपको अप्रोच किया गया, ना कि आपको धर्म मजहब को। तो मुझे लगता है कि ये बयान जो इस तरह के आते हैं वो उन पार्टियों की ओर से आते हैं जिन्होंने हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ा करके, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ा करके 60-70 वर्ष राजनीति की। अब उन्हें लगता है कि ये समाप्त होने लगा तो अब हमारा क्या बनेगा। कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास है कि गत 40-50 वर्षों में एक ही इलेक्शन में ये एक प्रदेश में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ बढ़ाते थे और उसी इलेक्शन में दूसरे प्रदेश में मुसलमान को हिंदू के साथ भड़काते थे। यानी इनका मजहब निभाने का भी कोई ईमान नहीं है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब ना चाहिए मुझे ईमान चाहिए, तो इनका तो मजहब के माले में भी कोई ईमान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इन बातों का कोई असर रहता और आम व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। और यही कारण है कि मोदी जी की मान्यता उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वोत्तर, हमारे यहाँ अनेकों प्रधानमंत्री हुए, उनके पॉकेट्स रहा करते थे। कोई सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री मध्य भारत से हुए तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में उनकी बहुत लोकप्रियता रहती थी, कभी दक्षिण भारत है। लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं अब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व उत्तर तक एक डोर में बंधे हैं और उनकी मान्यता हर जगह है। तो वो आखिरकार इसीलिए है कि उन्होंने इस मान्यता को कमाया है अपनी दयानतदारी, ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले 10 साल में भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना बहुत नाम कमाया है और ये डिपार्टमेंट आप ही के पास रहा है। तो सर, अगर मैं आपसे सिर्फ स्पेस जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपका रिपोर्ट कार्ड जानना चाहूँ तो उस बारे में सर थोड़ा सा मुझे लगता है उससे बारे में कुछ और बात करने से पहले सबसे मुझे पहले इसका श्रेय देना है प्रधानमंत्री मोदी को और आभार भी
हुआ क्या था कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते थे और हम अपना मुकाबला करते थे रूस और अमेरिका के साथ। जो नासा है हमारा अमेरिका का, उसकी सर एक फोटो भी वायरल हुआ था, साइकिल पे हम जी, जी। अपने वो सैटेलाइट लेके जा रहे थे। एग्जैक्टली वो फोटो विक्रम साराभाई का था। विक्रम साराभाई इस संस्थापक थे इस डिपार्टमेंट के, और इतना सोर्सेज का अभाव था कि बाईसाइकिल पर सामान लेके जाते थे। यानी उस समय भी प्रतिभा भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दृढ़ निश्चय भी था, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। जब मोदी जी के आगे ये बात रखी गई तो पहली बार इस क्षेत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। अब 8 महीने के भीतर, पिछले फाइनेंशियल साल में 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर के भीतर, मात्र 8 महीने में हमारे यहाँ 1000 करोड़ का प्राइवेट निवेश हुआ। हमारे यहाँ सिंगल डिजिट स्टार्टअप हुआ करते हैं स्पेस में। जब से ये स्पेस पॉलिसी बदली है, आज से 2-3 साल पहले ही, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, उसकी संख्या बढ़कर के 3 डिजिट में चली गई और एक क्वांटम जंप आया। यानी आप ठीक कहते हैं कि जब हमारा इसरो की स्थापना हुई तो वो 1969 का वर्ष था, जबकि अमेरिका ने उसी वर्ष में पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग चांद की धरती पर उतारा था। और हम यहाँ गीत गाते थे, लोकगीत चंदा मामा दूर के, और ना ही हमारे पास। आज हमने क्वांटम जंप किया है 3 सालों में। हम पहले देश हैं जो कि सदर्न पोल पर पहुंच गए चंद्रयान लेकर के, और अभी हमारा आदित्य जो सन का मिशन है, और आज दूसरे देश हमारे से सीख ले रहे हैं। यानी जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी गए तो राष्ट्रपति बाइडेन ने ये पेशकश की कि आपका एक एस्ट्रोनॉट हमारे पास, हमारे लोगों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाए। यानी हिंदुस्तानी हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो अंतरिक्ष के विशेषज्ञ थे, उनकी प्रतिभा थी, लेकिन उनको उस प्रकार का अनुकूलता नहीं मिल रही थी वातावरण की। वो मिली जो पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्धारित करते हैं लोग, उनके हाथ में होता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या था, वो मोदी जी ने दिया। सर अगर मोदी 3.0 मोदी जी ने दिया। सर अगर मोदी 3.0 आ जाता है तो स्पेस सेक्टर पे कितनी प्रेफरेंस दी जाएगी स्पेस सेक्टर? बहुत अधिक। मोदी 3.0 में हमारा सबसे 2024 हम उसके ट्रायल जारी हैं, लेकिन एक हम फाइनल ट्रायल से पहले, जैसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल, वो हम करेंगे 2025 के आरंभ में, जिसमें हमारा एक जीवित मानव तो नहीं होगा, लेकिन रोबो होगा। और वो रोबो एक महिला होंगी, फीमेल रोबो, जिनका नाम रखा है वयोमित्र। तो वो जाएंगी, उसी तरह की वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगी, टास्क परफॉर्म करेंगी जैसे कि एक ह्यूमन ने करना है, और फिर वो लौट कर आएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से ऊपर भेजना का एक बड़ी जिम्मेवारी है, उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षित वापस लौटाना। जो पानी में कैसे वो लैंड करेंगी और उनको वहाँ से निकालना। तो वो जब हो जाएगा सफलता से, और हमें ये विश्वास हो जाएगा कि अब सब कुछ इज इन ऑर्डर, तो फिर एक वाकई मानव जाएगा वो 2025 में। उसके बाद 2030 के लगभग हमारा एक 30 या 35 तक हम एक सर्विस स्टेशन बनाने का सोचेंगे, और फिर फाइनली ह्यूमन बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ मून अगले 10-15 सालों में। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जब पोर्टफोलियो दिए गए तो 1-2 पोर्टफोलियो से उनको बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो दिए गए, ऐसा वजह क्या थी? और डॉक्टर साहब की परफॉर्मेंस कैसी रही उन सारे पोर्टफोलियो? डीओपीटी आपके पास था, नॉर्थ ईस्ट का आपके पास था, तो सर नहीं, वो तो मैं अपना वो तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे बड़ी विनम्रता से इस बात की संतुष्टि है कि इन 10 वर्षों में जो विभागों के साथ मेरा संबंध रहा, वहाँ मोदी जी के हस्तक्षेप से अनेकों क्रांतिकारी बदलाव आए। उदाहरण के तौर पर डीओपीटी, जिसे यहाँ जीएडी कहते हैं हमारे यहाँ प्रदेश में, जनरल, वहाँ पर सबसे पहले सरकार बनते ही 2014 में अंग्रेज़ों से समय से चली आ रही थी एक कुरीति कि आपने भी देखा होगा, गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट वो हमने ख़त्म कर दिया। हम भी उसको भोग चुके हैं ना सर, स्कूल कॉलेज में पहले साइन करा के लाना पड़ता। और मोदी जी के जब आदेश से ये हो पाया तो मुझे लगता है सारे देश में संदेश गया कि अब एक ऐसी सरकार है जिसे अपने नागरिक पर, अपने युवाओं पर विश्वास है, इतनी क्षमता है कि वी कैन ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद मोदी जी ने आह्वान किया लाल किले से अपने 15 अगस्त के संबोधन में कि क्या ऐसा संभव है कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी जाए। और वो खुशी है कहते हुए कि डीओपीटी ने उस पर फास्ट ट्रैक काम किया। 3 महीने के अंदर हमने वो सारे दस्तावेज की काम पूरा करके 1 जनवरी 2016 में देश भर में ये देश जारी किया कि इंटरव्यू समाप्त हो जाए। उससे पहले क्या होता था कि 100 अंक लेता था कोई गरीब घर का लड़का और उसको इंटरव्यू में 0 दे दिया जाता, जिसके साथ पक्षपात करना होता था, भ्रष्टाचार करना होता था, उसको ले लिया जाता।
4 बच्चों के साथ आप भेदभाव करके उनको अंदर ले आते, 400 से अन्याय करते, और उसके बाद आप देखिए नतीजा ये हुआ कि आज जो आपके पास रिक्रूटमेंट्स में मेरिट आ रहा है वो बहुत ऊंचे स्तर का है। यानी इवन MTS की जो छोटी पोस्ट हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मोदी जी ने दिया। इसी प्रकार इसी विभाग में हमारे पास सेंट्रल CS जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हैं, उसमें केवल 2 भाषाओं में परीक्षा होती थी, अंग्रेजी और हिंदी में, और अक्सर दक्षिण भारत वालों को शिकायत रहती। आज उसको बढ़ा करके हमने 15 भाषाओं में कर दिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब, और हिंदी, उर्दू, थाई, और हमारी कल्पना है कि उसको 22 भाषाओं में कर देंगे। यानी ये लेवल प्लेइंग फील्ड DOPT ने दिया। हमारे पास पेंशन का भी विभाग रहा। पेंशन में मुझे खुद भी उसका रहता था मलाल कि एक बुज़ुर्ग को अपना जीवित होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता था, और कई बुज़ुर्ग थे जो पहुंच नहीं पाते डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट उनको पहुंचाने। हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते उसे डिजिटल बना दिया, और डिजिटल के आगे भी अब हमने उसको फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, मात्र अपना चेहरा देखिए मोबाइल में, और ऐप है वो आपका फ़ोटो लेकर के आधार के साथ वेरीफाई करके 60 सेकंड के भीतर बैंक के आगे प्रस्तुत कर देता है। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। फाइल का लेवल हमने 4-5 स्टेजेस से घटा के एक आध कर दिया। नतीजा ये कि कोविड में भी कोई काम का नहीं पड़ा। यानी अनेकों हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस प्रकार के। हाँ, बेटियों को लेकर के पेंशन में बड़ी थी, जो फैमिली पेंशन में यह ऐसा होता था, ख़ास तौर से कि जो तलाकशुदा बेटी है उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलती थी जब तक कि वो कोर्ट से ऑर्डर न लगे। अब आप देखिए कोर्ट में तो तलाक के कितने साल केसेस चलते हैं, उसको हटा दिया गया। वो केवल जाकर के रिट दायर करे और वो पेंशन के हकदार हो गए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या रहता था कि अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाए, और अब तो खैर आतंक का दौर ख़त्म हुआ, लेकिन पहले आपने भी कई बार रिपोर्ट किया कि कभी किडनैपिंग हो जाती कुछ, तो उसको फैमिली पेंशन नहीं दी जाती परिवार को। वो कहते हैं साहब 7 साल इंतज़ार करना है, या तो उसका शव मिल जाए या फिर 7 साल के बाद। तो हमने कहा भाई उसी वक्त तो उसकी ज़रूरत है, उसको पेंशन तुरंत दे दी जाए, अगर वो आ जाएगा तो हम उसकी एडजस्ट कर लें। तो बहुत सारे सुधार, और इस सरकार ने लगभग 1500 से लेकर के 2000 ऐसे कानून पुराने जो थे वो ख़त्म किए, जिनका औचित्य हम तो से सरकारें कहती हैं हमने ये नया कानून लाया, हमने पुराने ख़त्म किए। तो ये बहुत सारे सुधार रहे। इसी प्रकार जम्मू में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का पहला विभाग इसरो के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खोला गया, और वहाँ पे अब दूसरा तीसरा बैच आ गया। उसकी सिलेक्शन IIT JEE के थ्रू होती है, बड़ी स्टैंडर्डाइज है। इस तरह का ये दूसरा इंस्टीट्यूट केवल त्रिवेंद्रम में है, उसी स्तर पर है, और 100% प्लेसमेंट है हमारे त्रिवेंद्रम इंस्टीट्यूट की, उसी तर्ज पर ये इंस्टीट्यूट है। सतीश धवन सेंटर रखा जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि सतीश धवन जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, वो श्रीनगर रहते थे, वहाँ से वो फिर मंगलौर गए थे। और परमाणु विभाग जो एटॉमिक एनर्जी का पहला, वो अक्सर दक्षिण भारत में था, पहला उत्तर भारत का प्लांट हरियाणा में बन रहा है, गोरखपुर। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विभागों में बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर जैसे काम हुए मोदी जी के नेतृत्व में, और हमें उसका हिस्सा बनने का मोदी जी ने एक अवसर दिया। वो एक बड़ी विनम्रता के साथ एक संतोषजनक बात रही। सर, अब की बार 400 पार वाला जो स्लोगन है उसे कहाँ देखते हैं, और कितना वो कामयाब होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, निश्चय ही होगा। वो इसलिए कि ये आवाज़ केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आम आवाम की है। मैं उस दिन वो किस्सा सुना रहा था कि अगले ही दिन मैं चुनाव के दरमियान एक दिन सुबह जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक सेवानिवृत्त अध्यापक शिक्षक थे, उन्होंने रोका, तो बोले डॉक्टर साहब सब ठीक चल रहा है? बोले मैं हाँ। बोले आपके कार्यकर्ता कोई सुस्त तो नहीं है? मैं नहीं, आपको कुछ ऐसा लगा क्या? अब ये मान्यवर ऐसे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना है, किसी राजनीतिक दल से भी लेना नहीं। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? बोले नहीं, मोदी जी को 400 पार करवाना है ना, तो आप ही उनकी टोली हैं। यानी जो व्यक्ति पार्टी के भीतर नहीं है उनको ज़्यादा चिंता है कि भाई अपनी पार्टी को और अधिक सक्रिय करो। तो इस बार ये जन जन की आवाज़ है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, हो सकता है कई लोगों को ये सवाल अच्छा ना लगे। पिछले 10 साल से आप मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी का वर्किंग स्केड्यूल क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि मोदी जी रेस्ट नहीं करते, और कई लोगों को ये सवाल जो है अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सर, क्योंकि आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं, आप PMO में ही मंत्री हैं, तो मोदी जी के शेड्यूल के बारे में कुछ बता देंगे कि उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? मैं तो ये कहूँगा कि उनकी दिनचर्या का अगर 50% भी अनुसरण कर लें तो बहुत बड़ी बात है। यानी आज भी आप देख रहे हैं सरकारी बैठकें भी लेते हैं, 3-3 सभाएं भी करते हैं, इतनी ग्रिलिंग रूटीन होती रहती है उनकी, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और
और कभी उनके चेहरे पर थकावट नहीं, शिकन थकावट नहीं दिखती सर। वही एक सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ कि हम थक जाते हैं, कईयों को ये सवाल बहुत चुभ रहा होगा, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वजह है सर। कई बार मोदी जी से भी जब किसी पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों की, देश की सेवा करने में आनंद मिलता है, इसलिए मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये भी एक अद्भुत करिश्मा है उनका, और हमारे सब के लिए प्रेरणादायक बात है कि वो और केवल ये नहीं है कि वो शारीरिक तौर पर थकते नहीं है, मानसिक तौर पर भी हर वक्त वो एक्टिव रह करके कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। और ये अधिकतर जो स्कीमें आई हैं ये उन्हीं की सोच का नतीजा है। ये जो नए नए तरह के जनहित के कार्यक्रम आते हैं, अधिकतर उन्हीं की तरफ से सुझाव आता है। और अगर आपको अधिकारी लोग भी बताएंगे, IAS अफसर भी बताएंगे, आमतौर से प्रधानमंत्री मंत्री के आगे प्रेजेंटेशंस की जाती हैं, कोई भी विषय होता है। यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री, आप उनके पास प्रेजेंटेशन लेकर जाए तो ही विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड, वो आपको 2 और सुझाव देंगे और आपको लगेगा कि आपको एक बार फिर से प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा। सो ही इज ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड ऑन एवरी सब्जेक्ट। सर अपोजिशन का एक ये इल्जाम रहा है कि राम के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है बीजेपी की तरफ से, सर इसे क्या कहेंगे सर आप? नहीं, मुझे लगता है वो तो मोदी जी ने उधमपुर में उस दिन सभा में भी कहा कि राम कभी हमारे लिए राजनीति का विषय ना था, ना है, ना रहेंगे। और ये जो कह रहे हैं वही इसको राजनीति का विषय बना रहे हैं। बाकी अगर ये हमारे लिए मान्यता का विषय अलग बात है। और दूसरी बात ये भी है कि रामचंद्र केवल किसी धर्म विशेष के साथ संबंध नहीं रखते, ये भारत की विरासत और संस्कृति का हिस्सा है। और एक जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति 500 साल के बाद मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर सबको गर्व होना चाहिए, चाहे हमारी मान्यता किसी भी पंथ के साथ क्यों ना हो। सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजिंदर जी। थैंक यू सो मच सर, रियली ग्रेटफुल सर, थैंक यू।